कोरोना वायरस ना मुल्क देखता है, ना मजहब और ना ही पार्टी। जो भी इसकी जद में आता है उस पर हमला कर देता है। इस वक्त दुनिया का कोई कोना इस वायरस से महफूज नहीं। दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ अफराद इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी ये मर्ज तेजी से फैल रहा है और लाखों अफराद इस खुफिया दुश्मन का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के साथ जुड़ा ये जुमला कि इसका कोई इलाज नहीं सबसे ज्यादा डिप्रेशन का बायस बन रहा है। ये हकीकत है कि कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी और ना ही कोई दवा है। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एहतियात करके इस वायरस से आसानी से बचा जा सकता है। खुदा न खास्ता अगर एहतियात के बावजूद कोई शख्स कोरोना का शिकार हो जाता है तो उसे खुले दिल से तस्लीम करे। सोशल स्टिग्मा में मुब्तला न हो, असाब को मजबूत रखें, पुरुमीद रहें। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक अक्सर मरीज कोरोना से जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, जो क़ुव्वत मुदाफ़त पर असरअंदाज होता है, जिसके बाद वायरस तेजी से हमला करता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। लाजमी है कि मुस्बत सोच के साथ इस वायरस का मुकाबला किया जाए। कोरोना के मनफी असरात से बचने के लिए हुकूमत, मीडिया और मुआशरे की भी जिम्मेदारी है कि वो मुतासरीन को अछूत ना समझें, उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि हिम्मत और हौसले से ही इस बीमारी को शिकस्त दी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं हूं आपके साथ आयशा सलमान। पैनल में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, हाफिज़ ताहिर, महमूद अशरफी साहब, और आज हमने खुसूसी तौर पर एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो कोरोना के खिलाफ जंग के फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। लड़ते लड़ते वो खुद वायरस का शिकार हो गए और 70 साल की उम्र में उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी, और आप पाकिस्तान के सेहतयाब पहले सीनियर तरीन शख्स हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मजीद की, जो इस वक्त लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो 2013 से रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ ग्लासगो के इंटरनेशनल एडवाइजर के ओहदे पर भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्थ वर्कर्स पाकिस्तान में कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। आपने 70 साल की उम्र में इस वायरस को शिकस्त दी है, ये कहिएगा कि ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन। देखिए, ये जो कोरोना वायरस है, एक तो सबसे पहले हमें अपनी कौम को बताना चाहिए कि द डिजीज़ इज़ देयर, पूरी दुनिया में है। हमारे यहाँ बहुत गलत किस्म की लोगों को इंफॉर्मेशंस दी गई हैं कि जी अच्छा शायद ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप इट्स अ डेडली डिजीज़, और अगर आप एहतियात बरतें तो आप इससे बच सकते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई चीज़ आपको बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर है। मेरी एक और गुजारिश होगी आपके टीवी के थ्रू कि प्लीज़ ये SOPs का लफ्ज़ जो है ना, मेरा ख्याल में इसका तो 95% लोगों को पता ही नहीं कि है क्या, लेकिन ये असल में एहतियाती तदाबीर हैं जो आप एहतियात बरतेंगे इससे बचेंगे। मास्क पहनेंगे। अभी भी आप जाइए मार्केट में, आई मीन पीपल हैव थ्राउंड द प्लेस, कोई बंदा केयर नहीं कर रहा, कोई बंदा। मैं अर्ज करूं, चंद दिन पहले फैसलाबाद में मुझे एक डेथ पे जाना पड़ा, तो मैं और मेरा बेटा थे, हम दोनों ने सिर्फ मास्क पहना हुआ था। और अब आप देखिए कि फैसलाबाद शहर और मुल्तान शहर और लाहौर, द नंबर ऑफ केसेस इज मच हायर देन व्हाट पीपल आर एंटिसिपेटिंग। और इस पे सिर्फ ये है कि हम लोगों ने कोई एहतियात नहीं बरती। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी कौम को देसी ज़बान में, उनके अपने डायलेक्ट में, उनकी जो वो समझते हैं उस लेवल पे जाके लोगों को समझाएं। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ इसमें हमारे मौलाना हजरात बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं कि मसाजिद में जहाँ लिमिटेड नंबर है वहाँ भी लोगों को बताएं कि जी ये हकीकत है, क्योंकि अफसाना नहीं है। आप देखिए कि दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज जो थे वो टोटली हेल्पलेस हुए हैं। अमेरिका में 1,13,000 लोग मर चुके हैं। हमारे यहाँ भी अभी 2000 से ऊपर चला गया है और रोज के तकरीबन 100 लोग मर रहे हैं। और आई टेल यू कि शायद ये जो फिगर है
ये रियल ना हो, शायद इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो मर रहे हों लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि असाबी मजबूती कितनी ज़रूरी है इस बीमारी से लड़ने के लिए? हमने देखा कि जो नौजवान हैं वो इससे पैनिक करके, माशाल्लाह आपने 70 साल की उम्र में इसको शिकस्त दिया वायरस को, आप तो हमारे लिए एक वॉरियर है। देखिए जी, मैं अर्ज करूं कि मैं आम मेडिकल प्रोफेशनल और मैं विद ऑल द प्रिकॉशंस, पता नहीं मुझे कहाँ से लगा। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैं जो यहाँ क्लैरिफाई करूं लोगों के नॉलेज के लिए, कि हमें पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं है कि जी ये कैसे फैल रहा है। अब आप ये देखिए कि शुरू में जितनी प्रिजम्पशंस आई वो सारी की सारी निगेट होती गई। अच्छा, ऐसा है कि आई कॉट इट in spite of the best precautions that I could take. I'm a surgeon, तो मैं तो पिछले 10 हफ्ते से ऑपरेट नहीं कर रहा था, लेकिन आई थिंक ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी है, और इसीलिए आई थिंक हमें सबको चाहिए कि अपने घरों पे रहें और बच के रहें, और जो आपकी सेविंग्स हैं उनको यूटिलाइज करें। अगर आपके साथ में कोई गरीब आदमी है उसकी हेल्प करें, और अगले 2 हफ्ते मेरे हिसाब से बहुत नहायत ही क्रूशल हैं। और ये देखिए, ये जो हमारे यहाँ अभी सर्ज आया है, ये है रिजल्ट इसका कि आपने 4 दिन कोरोना वायरस ईद के दिनों में लोगों को खुला छोड़ा। और उसका असाब की मजबूती कितनी जरूरी है जी? असाब की मजबूती इस बीमारी से लड़ने में कितनी जरूरी है? वो तो मजबूती आती है इंसान की अपने आप का, इट्स अ बिल्ट इन कैरेक्टर कि जी आप हाउ वेल यू वांट टू फाइट द डिजीज। लेकिन आई टेल यू कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हालांकि आई एम रिकवरिंग फ्रॉम इट, लेकिन सुबह से लेके शाम तक मुझे ढेर सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जिनके लोग घरों में हैं, जिनकी कोई तशखीस नहीं हुई, जिनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और एक फैमिली से कई और फैमिलीज में जा रहा है। सूरह रहमान का मैसेज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके क्या सिम्टम्स थे? आपने किस तरह से इसको ट्रीट किया? ट्रीटमेंट क्या लिया आपने? और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हमें कोरोना हुआ, हमने ये सब किया और हम ठीक हो गए। तो आप समझते हैं कि क्योंकि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, क्या एक ही प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया जा सकता है? अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूँ, सबसे पहले तो आपको अगर बॉडी एक सेना और टेम्परेचर है तो यू मस्ट कंसल्ट अ फिजिशियन, नंबर 1। और वो अगर आपको एडवाइस करे तो आप कोरोना का टेस्ट जरूर करवाइए। और अगर आपको गले की खराबी है, और द वर्स्ट सिनेरियो इज कि जी अगर आपकी चेस्ट इन्वॉल्व हुई है, जो कि मेरी हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह यू नो मे बी इंटरवेंशन एट द राइट टाइम। और यहाँ मैं यू नो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, I was taken to PKLI, Pakistan Liver and Kidney Institute, और आई थिंक वहाँ उन्होंने बहुत शानदार किस्म की फैसिलिटीज़ क्रिएट की भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ पेशेंट इज़ सो हाई कि जी आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थे वो परेशान हो गए। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़ा ही पोर किस्म का है। और अब आप देखिए लाहौर शहर में आज आई हैव बीन गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल कि जी हमारी हेल्प करें कि हमें कोई बेड मिल जाए किसी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में। आई थिंक वी हैव चोक्ड ऑलरेडी, लेकिन मेरी पूरी कौम से ये दरख्वास्त होगी कि खुदारा इसका कोई इलाज नहीं है, इससे बचें। अब आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका दो ऐसे मुल्क हैं जहाँ लिटरेसी रेट बहुत हाई है। न्यूजीलैंड वालों ने they have virtually overcome this problem, and so have श्रीलंका। जो सबसे कम डेथ्स हुई हैं इन दो मुल्कों में, इसलिए कि वहाँ लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे यहाँ देखिए गवर्नमेंट ने सो कॉल्ड SOPs या एहतियाती तदाबीर बनाई, लेकिन कोई बंदा उन पे करने के लिए तैयार। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि ये वायरस अभी मौजूद है और हमने एहतियात ही करनी है, इसका कोई इलाज नहीं है। अयाज साहब, आप क्या कहेंगे कि एक तो सोशल स्टिग्मा है कि कोरोना का मरीज है और उसको इस तरह से अछूत बना दिया जाता है, आप हमेशा से ये बात करते आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा शेयर हो रहे हैं कि जी हमें कोरोना हुआ, हमने ये सब किया, आप भी सही हो जाएंगे, इसको फॉलो करें।
देखिए बात यह है कि एज ऑफ नाउ इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है जो जी डॉक्टर साहब आपकी जानिब दोबारा आऊंगी, ऐसा आप कहिएगा। अच्छा, इशू ये है कि ये डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया और सारा वो जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी बताया। कन्फ्यूजन आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया ने जितना कन्फ्यूजन फैलाया मेरे ख्याल वो और कुछ हो ही नहीं सकता था। सोशल मीडिया की डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं ना लिटरेसी रेट कम है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि नहीं जी ये तो है ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं है, ये तो ऐसे ही मगरिब की साजिश है, इसराइल की साजिश है, कुछ अमरीकी साजिश करार दे रहे थे इसको, क्योंकि साजिशों की असासी थ्योरियाँ हमारे यहाँ बिकती हैं, फौरी बिक जाती हैं। फिर जहाँ तक पेशेंट्स का ताल्लुक है, अगर किसी में सिम्टम्स आ जाते हैं तो सबसे पहला लोग काम ये करते हैं कि जी फौरी तौर पे पेशेंट को हस्पताल ले जाया जाए। अब गवर्नमेंट कह चुकी है कि अब घर में भी आपको आइसोलेट कर सकते हैं खुद को, आप इलाज कर सकते हैं घर पे भी, लेकिन वो फौरी तौर पे कहते हैं वो एक अस्पताल जाते हैं, दूसरे जाते हैं, तीसरे जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक वो बनाई हुई है, इस पे एप्लीकेशन बनाई हुई है, उस ऐप पे जाके अगर आप चेक करेंगे पहले कि कहाँ पे अवेलेबिलिटी है बेड की, किस सरकारी किस प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन चूंकि एक सिम्टम्स आ गए और घर वाले भी शायद जान छुड़ाना चाह रहे होते हैं कि यार इसको तो जल्दी से निकालो, हेल्प नहीं कर रहे होते हैं हम एक दूसरे की, इस वजह से ये पैनिक क्रिएट होता है। और फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे तनकीद होती है कि जी गवर्नमेंट बड़े दावे करती है कि जी इतने बेड्स हैं और हमें बेड नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल लोगों को इस तरफ भी एजुकेट करने की जरूरत है। ठीक है अशरफी साहब आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या कहेंगे? हमने देखा कि लोग अपने प्यारों को बचाने के लिए जो हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं, एक आम सा इंजेक्शन उसको इतना महंगा खरीद करके बस किसी तरह से हमारे प्यारों की जान बचाए। मुआशरे की बेहिसी हमने देखी है इस अफरा तफरी के आलम में, आप क्या कहेंगे किस तरह से हमें इसको, ठीक तो मेरा ख्याल नहीं हो सकता, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए गुजारिश ये है कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बता रहे हैं, असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो जिसको फेसबुक या ट्विटर या सोशल मीडिया चैनल बनाना, अशरफी साहब आपकी ऑडियो में कुछ इशू है, हमारी टीम इसे ठीक करेगी, आपकी जानिब दोबारा आऊंगी। लतीफ़ चौधरी साहब देखें आयशा, एक बात तो बिल्कुल तय है कि मौत का जो खौफ होता है ना, वही तमाम चीज़ों के लिए हमारी भाग दौड़ का बायस होता है। यानी हम मरने से डरते हैं, हर जानदार मरने से डरता है। तो जब ये खौफ किसी पे तारी होगा तो वो किसी ज़ख़म से भी नहीं मरेगा, बल्कि वो हो सकता है अपने खौफ की बुनियाद पे उसकी डेथ हो जाए। बहुत से केसेस हमें ऐसे मिलते हैं कि किसी को फायर लगता है तो वो फायर के ज़ख़म से नहीं मरता बंदा, वो उस खौफ से मर जाता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। सांप जब डसता है तो वो सांप के जहर से कम मरता है, खौफ से ज़्यादा मरता है। तो इस जो खौफ फैला जब वुहान में, आपको भी शायद आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि बाद सोशल मीडिया पे ऐसी खौफनाक किस्म की वीडियोज़ वायरल हुई कि जिनमें बताया गया कि वहाँ पे कोई एक लाश पड़ी हुई है, उसके करीब कोई नहीं आ रहा, और कोरोना के पेशेंट को डॉक्टरों ने जाके गोलियां मार दी वहाँ पे, उसको हाथ कोई नहीं लगा रहा। तो जब ये एक सैलाब आया एक इन्फॉर्मेशन का सोशल मीडिया के ऊपर, तो जो पढ़ी लिखी जिनको हम कह रहे थे, जिनको डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जो पता नहीं वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है और न्यूजीलैंड और श्रीलंका, तो वो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सोशल मीडिया से लिंक हैं, उन्होंने ये खौफ फैलाने में एक अहम रोल प्ले किया और लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हुआ। और इस बीमारी से खौफ इस तरह पैदा हुआ कि ये अगर किसी पेशेंट को हम हाथ लगाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो पूरा मोहल्ला उसकी लपेट में आ जाएगा, और जिससे जो लफ्ज़ अछूत है वो हमें सुनने को मिला कि ये इनसे बच जाओ। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर कोई इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग है, या बाज़ औक़ात ये होता है कि जो लाइल्मी है वो खैर मस्तूर साबित होती है, आपको उतना ख़तरे का एहसास नहीं होता। तो एक अगर फ्लू है या एक बीमारी है तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बीमारी है जैसे कोई कैंसर है कि आप पूरी ज़िंदगी उसमें मुब्तला रहेंगे, कि शुगर है मुब्तला रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शुरू दिन से ऐसा कहता रहा हूँ कि आप ज़हनी तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं
تو آپ اس بیماری کا بہت ایزیلی مقابلہ کر لیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس مسئلے کے اندر. تو ذہنی طور پہ آپ لوگوں کو, ہماری گورنمنٹ کا, انٹلیکچوئلز کا فرض ہے کہ لوگوں کو مینٹلی موت کا منظر نہ دکھائیں. ٹھیک ہے, مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اشرفی صاحب, گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کو آپ نے لیا, اور اسی طرح جو ہے اور پاکستان کے اندر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جس کو یوٹیوب چلانا آتا ہے, فیس بک آتی ہے, سوشل میڈیا, اس کے پاس اس کا ایک علاج ہے اور ایک تھیوری ہے. تھیوری یہ ہے کہ جناب یہ تو سازش ہے. بھئی اگر یہ سازش ہے تو اس میں امریکی بھی مر رہے ہیں, اس میں اسرائیلی بھی مر رہے ہیں, اس میں مسلمان بھی مر رہے ہیں. تو خدا کا واسطہ اس سے باہر نکلو. یہ وبا ہے یا سازش, لیکن یہ دنیا کو مار رہی ہے. اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس سے بچنا ہے احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں اور اپنے اوپر اعتماد کریں. ایک میری گزارش ہے ڈاکٹر صاحب سے بھی اور آپ کے پروگرام کے ذریعے جو باقی ہمارے پاکستان کے اندر میڈیکل کے اسپیشلسٹ حضرات ہیں, اور اپنی حکومت سے بھی, جو لاک ڈاؤن کرنا نہیں کرنا, کیا کرنا, اس پہ تو نہیں پہنچ سکی, کہ 2 3 4 چیزیں قوم کو بتا دیں کہ بھائی آپ ہر بندہ یہ کر لے. اگر کوئی دوائی نہیں ہے تو اس کا احتیاطی تدابیر میں ہاتھ نہیں ملانا, فاصلہ رکھنا ہے. لیکن اگر کسی کو خدا نخواستہ ابتدا ہوتی ہے اس کی تو وہ کیا کرے؟ اب یہاں تو اگر کسی بوٹی کا نام لیتے ہیں تو وہ پتے جو ہیں وہ 50 روپے سے 500 روپے کلو ہو جاتے ہیں. اگر کسی دوائی کا نام لیتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے. اور ہر جس کو سوشل میڈیا چلانا آتا ہے اس کے پاس اس کا ایک علاج ہے. پوری کے پاس علاج نہیں. ہمارے یہاں 22 کروڑ ہیں تو 22 کروڑ کے پاس علاج ہے. ٹھیک ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں معاشرتی بے حسی بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور یہ جو سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے میں فائنل کمنٹس لینا چاہوں گی. آپ کیا میسج دیں گے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ کورونا ہو جاتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے, اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے عائشہ, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی اس میں سوائے احتیاط کے اس وقت کوئی اور علاج نہیں. آئی تھنک ہماری پوری قوم کو اس چیز کا باور کرانا چاہیے, ہم سب کو. سوشل میڈیا کیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اور میں نے تو جیسے عرض کیا کہ مساجد میں بھی آپ مولانا حضرات سے ریکویسٹ کریں کہ جی وہ بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اچھا, میں ایک عرض کرنا چاہوں گا, بڑے غلط قسم کے نعرے لگا دیے گئے کہ جی ہم نے کرونا سے لڑنا ہے, ڈرنا نہیں ہے. میں کہتا ہوں, اچھا سنیے, جب 4 دن کے لیے کھولا گیا نا مارکیٹس اینڈ پیپل فلڈڈ دا اسٹریٹس, تو میں نے کہا تھا کہ اچھا یو آر بائنگ کرونا فار 4 days and distributing it in your house for 3 days. And that's what exactly happened. And there has been a big surge of patients, at homes. میں کہتا ہوں ہمارا نعرہ یہ ہونا چاہیے, ہم نے کرونا سے ڈرنا بھی ہے اور لڑنا بھی ہے. ایک قوم کے طور پر لڑنا, ہم بہادر قوم ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے آنیسٹلی. اور ڈریں ضرور اس سے, لیکن احتیاط برتیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے. اگر آپ محفوظ ہیں تو آپ کی وجہ سے دوسرے پاکستانی ہمارے محفوظ رہیں گے. اور خدا بڑا مہربان ہے, خدا کی طرف سے عذاب ہے, شاید ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں. ہمیں اپنے آپ انٹروسپیکشن بھی کرنی چاہیے کہ جی ہم کیا زندگی میں کرتے رہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا میسج سر آپ کی جانب سے. آپ ہمارے لیے وارئر ہیں. 70 سال کی عمر میں آپ نے اس وائرس کو شکست دی ہے, اور آپ اپنی خدمات عوام کے لیے اور اپنے مریضوں کے لیے دوبارہ سے کنٹینیو کر سکیں, ہماری دعا ہے. اسی پوائنٹ پر یہاں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ مزید تعارف کروائیں گے اپنے پینلسٹ کا. بریک کے بعد ان کے دوران ملک کے 23 شہروں میں غریب اور مستحق افراد تک کھانا اور اشیاء ضروریہ کے 22 لاکھ پیکٹس پہنچائے. اس کے ساتھ یہ فاؤنڈیشن غریب خاندانوں کی کفالت, بے سہارا بچوں کو تعلیم دینے اور انہیں ہنرمند بنانے کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے. پاکستان کی کئی نامور شخصیات اور ادارے رزق فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر سماجی بہبود کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں.
इन शानदार खिदमात के एतराफ़ में मलिका बरतानिया ने फाउंडेशन के रूह रवां हुज़ैफ़ा अहमद और सैयद हसन को दौलत मुश्तरका के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा है और तारीख में ये पहली बार हुआ है कि मलिका बरतानिया की जानिब से ज़ाती हैसियत में किसी के लिए अवार्ड का ऐलान किया गया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन ने अवार्ड को पाकिस्तान और बरतानिया के गर्मजोश ताल्लुकात की एक मिसाल करार दिया। इस सेगमेंट में खुसूसी दावत पर हमारे साथ रिस्क फाउंडेशन के शरीक बानी हुज़ैफ़ा अहमद और टेनिस स्टार असामुल हक भी मौजूद हैं। सबसे पहले हुज़ैफ़ा आपकी तरफ आऊँगी। आपने कोरोना के दौरान 22 लाख लोगों तक खाना पहुंचाया है, जिसके इतराफ़ में मलिका बरतानिया ने कॉमनवेल्थ का पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से भी आपको नवाजा है। आपकी कोशिशों को आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है। हुज़ैफ़ा ये कहिएगा, ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ और आगे के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए और मदऊ करने के लिए इस प्रोग्राम में। जी रिस्क हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं फूड वेस्टेज और हंगर इरेडिकेशन के ऊपर। हम 3 दोस्त हैं जिन्होंने लम्स के दूसरे साल में हमने ये इनिशिएटिव लिया था, इंस्पायर्ड बाय माय मॉम, मेरी वालदा से, जो 24 घंटे जो मेरा घर खुला रहता है खाने के लिए, वो खुद एहतमाम करती हैं। उस वक्त आइडिया ये था, बड़ा सिंपल सा आइडिया था, बहुत लोग घर आते थे और हम लोग लम्स में ये देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा खाना हमारी सोसाइटी में ज़ाया हो रहा था। हमने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया कि हमने कहा कि जो भी खाना ज़ाया होगा अपनी गाड़ियों में पिक करेंगे और उसको लोगों तक पहुँचाएंगे। जब हम इस प्रॉब्लम को डिस्कवर किया तो हमें आइडिया हुआ कि प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है और पाकिस्तान में हंगर के जो प्रॉब्लम्स हैं, मैल न्यूट्रिशन के, फूड इनसिक्योरिटी के, वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक तंजीम बनी, मुनज़्ज़म इदारा बना और एक सोशल एंटरप्राइज़ की तौर पर उठा और हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स जिसमें फूड वेस्टेज एक कोर के ऊपर और राशन रिस्क राशन के नाम से एक सर्विस है जो कि हमने पूरे पाकिस्तान में लॉन्च की हुई है। और जब कोविड क्राइसिस आया तो हम क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे थे तो हमने इस प्रोग्राम को अपनी एहसास करो की मूवमेंट को आगाज़ किया, जिसके अंदर था कि हम पहले फेज़ में 10,000 राशन और दूसरे फेज़ में 1 लाख राशन लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे थ्रू आर नेटवर्क ऑफ फूड बैंक एंड थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारा कोर है। तो इन बुनियादों के ऊपर हमारे इसको नवाजा गया, अवार्ड को एक्नॉलेज किया गया एफर्ट्स को। और मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि असामुल हक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे विद हिज फाउंडेशन स्टॉप और स्टार्ट टेनिस जॉइंड द कैंपेन और हमने एक स्टार अगेंस्ट हंगर की मूवमेंट शुरू की जो भी चल रही है और उसकी सारी प्रोसीड्स जो हैं हंगर इरेडिकेशन और राशन प्रोग्राम में जा रही हैं लोगों के पास। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया आपकी जानिब से। असामुल हक साहब, कोरोना और लॉकडाउन के दौरान आप भी हमें काफ़ी एक्टिव नजर आए हैं, मुस्तहिक और ज़रूरतमंदों की आपने बढ़ चढ़कर मदद की है। इंटरनेशनल लेवल पर भी स्टार्स अगेंस्ट हंगर मुहिम चलाई गई है, दुनिया के मारूफ खिलाड़ियों ने भी आपकी आवाज़ मिलाई है। ये कहिएगा कि ये मुहिम कहाँ तक पहुँची है और मुखय्यर हजरात को स्पेशली आप क्या पैगाम देंगे? First of all, thank you for having me on the show and thank you for recognizing Risk's efforts. माशाल्लाह से I'm super proud of their team और सारे जो जिनके साथ I've been able to associate myself also with them for the last 2 months and बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनकी हेल्प के बावजूद मेरे ख्याल से मैं इतने लोगों तक ना पहुंच सकता और ये स्टार्स अगेंस्ट हंगर वाला प्रोग्राम जो इनिशिएटिव भी है वो भी इनके साथ मिलकर ही हमने इनिशिएट किया है। एंड बात कीजिए, कोरोना वायरस ने तो पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है और सारी कंट्री जो इससे अफेक्ट हो रही हैं। द आइडिया इज टू बेसिकली कंपैशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी जो है इज द ओनली वे वी कैन गेट थ्रू इट। तो इस वजह से मैंने आई रीच डाउन टू जो मेरे फेलो जो टेनिस प्लेयर्स हैं, इसमें रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, मारिया शरापोवा, सानिया मिर्जा, स्टेफानो सितिपा, डेनियल मेडवेडेव और ग्रिगोर दिमित्रोव, बहुत बड़े नाम है टेनिस के। आई रीच्ड आउट टू देम टू सी इफ दे कैन हेल्प मी आउट स्पेशली टू एरेडिकेट हंगर इन पाकिस्तान। तो इन लोगों ने अपने साइन मेमोरेबिलिया मुझे दिया है फॉर ऑक्शन और इनके साथ साथ फिर मैंने कहा कि हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, लोकल सुपरस्टार जो नेशनल आइकॉन्स हैं, इनको भी मैं रीच आउट करता हूं और अल्लाह के फजल करम से आई हैड अ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस एंड रिस्पांस फ्रॉम ऑल ऑफ देम। सब ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें मेरी मदद कर रहे हैं, जिसमें जहांगीर भाई भी हैं, शहबाज अहमद सीनियर हैं, वसीम अकरम हैं, शुएब अख्तर हैं, मुश्ताक अहमद हैं, कामरान अकमल हैं, शुएब मलिक हैं, अहमद भट्ट हैं, इमरान भट्ट भी हैं और हमारे जो हैं बॉक्सर जो हैं आमिर खान और इसके अलावा दीगर और एथलीट्स भी आगे बढ़ के हमें बढ़ चढ़ के हेल्प कर रहे हैं। इनिशिएशन शुरू हो गई है, ऑक्शन शुरू हो चुकी भी है। अब तक मेरे ख्याल से हम जब से ये हमने 2 हफ्ते पहले जो स्टार्ट की है मोर देन 6 मिलियन रुपीज जो है हमने रेज कर लिए हुए हैं, जिसकी इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन जो है राशन बैग से इंशाल्लाह विद इन 2 डेज जो है ना शुरू हो जाएगी जिसकी हेल्प के साथ इंशाल्लाह। ठीक है, ये बड़ी बात है। ज़ाहिर है स्टार होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप टेनिस बहुत अच्छी खेल रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे एसाम की तरह, आप बहुत बड़े एक्टर बन जाएं, आप बहुत बड़े एंकर बन जाएं। ये हुज़ैफा जैसे स्टार्स ये ज़्यादा बड़े स्टार्स हैं और मैं
مطلب خوش ہوتا ہوں کہ یہ نوجوان ان میں اتنا زبردست جذبہ ہے. پھر سمجھ نہیں آتی یہ قوم پیچھے کیسے رہ جاتی ہے کہ یہ ایک انیشیٹو بالکل. اور والدہ سے انہوں نے ظاہر ہے وہ امپریس ہوئے کیونکہ وہ نیک کام میں پہلے آگے آئیں, تو والدین کا بڑا رول ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انسٹیٹیوشن کا بھی بڑا رول ہے, جہاں پہ ان کو یہ سکھایا گیا کہ آپ نے یہ پڑھ لکھ کے یہ ڈگری لے کے نوکری کے لیے در در نہیں پھرنا, آپ خود بھی کچھ کر سکتے ہیں, کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں. تو حذیفہ یہ بڑا اچھا ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اس سے آگے بڑھ کے ہم لوگوں کی اس طرح سے رزق پہنچانے کے ساتھ لوگوں کو روزگار کے ایسے مواقع دے دیں کہ اس معاشرے میں کسی کو ضرورت ہی نہ رہے کہ ہم رزق لے کے ان تک پہنچ رہے ہوں, ان کھانا لے کے پہنچ رہے ہوں. بالکل بالکل جی, آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا جی. ہماری کور آئیڈیالوجی ہے جس پہ ہم بڑا انہیرنٹلی بلیو کرتے ہیں. وہ ایک بابا فرید صاحب کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹک, جنہ لبے 6واں تے 5 جاندے مک. تو جو ہماری پورا پریمس ہے دیٹ از بلڈ آن دا تھنگ کہ ہم نے فوڈ سے اٹ اسٹارٹ ود فوڈ. جو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, انہوں نے کمیونٹی بیسڈ ماڈل بنایا ہے, اس میں یہی ہے کہ وہ فوڈ سے شروع ہوتا ہے, اور ہم اپنے فوڈ بینک میں بھی کرتے ہیں. اٹ اسٹارٹس ود فوڈ, لوگ ٹرسٹ گین کرتے ہیں اینڈ دین وی موو آن ٹو پرووائڈنگ دیم ڈفرنٹ سروسز. ہمارا پلیٹ فارم جو ہے ٹیکنالوجی پلیٹ فارم, وہ جب لوگ ہمارے ساتھ انرولڈ ہوتے ہیں تو ہم ڈفرنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ آلریڈی کولیبریٹ کیا ہوا ہے. انہی اسٹیک ہولڈرس کو جو جہاں پہ وڈوز تھیں, جہاں پر ایسے لوگ تھے جو کہ بالکل بلو دا پاورٹی لائن تھے, ان کی پھر ویلیوبل ڈیٹیلز جو ہیں شیئر کی جاتی ہیں ان پلیٹ فارم سے جو ان کو جاب پرووائڈ کر سکتے ہیں, جو ان کو اسکلز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اسینشلی ہمارا پلیٹ فارم وہ چیز بن جاتا ہے جو کہ انیبل کرتا ہے اس خاندان کو ملٹیٹیوڈ آف سروسز اسٹارٹنگ وتھ فوڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حذیفہ اور اسام الحق صاحب موجود ہوں گے, یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. حذیفہ احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں بھوک کو, غربت کو ختم کرنے کے لیے. اسام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حذیفہ آپ کی جانب آؤں گی, جو کام آپ کر رہے ہیں آپ خود سے کر رہے ہیں, آپ نے خود سے یہ انیشیٹو لیا, گورنمنٹ کی آپ کو کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے اور وہ کتنی فائدہ مند ثابت ہوگی؟ جی بہت شکریہ. گورنمنٹ سے آبویسلی ہم جو ایک بڑی پرائمری جو سپورٹ ہے وہ ہے, کیونکہ ریلیف ایفرٹس میں سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی ایفرٹس ڈپلیکیشن میں آ جائیں اور آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ ضائع ہو رہی ہوں. سو ہمارا جو میجر کنسرن گورنمنٹ اداروں کے ساتھ پہلے دن سے رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایٹ لیسٹ آن بورڈ آئیں ڈیٹا شیئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ اپنی ریلیف ایفرٹس کدھر کر رہے ہیں, آپ جن بینیفیشریز کو ایٹ لیسٹ اگر آپ ان کو بسپ کے تھرو پیسے دے رہے ہیں, آپ ان کو کیش ڈسپرس کر رہے ہیں, یا آپ کے پروگرامز کے تھرو جن علاقوں میں کچھ جا رہا ہے ہمیں ان کے ساتھ ضرور بتائیں. چاہے ایک دفعہ گورنمنٹ نے یہ پروگرام شروع بھی کیا تھا لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. تو سب سے پرائمری چیز اگر ہم چاہیں گے گورنمنٹ ہم ایسے لوکل اداروں کو جو ہم اگر ہمارا اتنا فٹ پرنٹ ہے 5-6 شہروں میں بہت بڑا کام کریں, ہمیں ضرور کانفیڈنس ملے کہ کن ایریاز میں زیادہ ضرورت ہے, کن ایریاز میں کم ہے, تاکہ ہم گورنمنٹ کی سپورٹ میں آئیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر ہم ریلیف ایفرٹ کریں تو گورنمنٹ کا کام آسان ہو. ہر فلینتھرپی آرگنائزیشن یہی چاہ رہی ہوتی ہے کیونکہ اسینشلی یہ کام گورنمنٹ کا ہے. حذیفہ انٹرنیشنلی آپ کے کام کو سراہا گیا, آپ کو ایوارڈ بھی ملے ہے, تو فیوچر میں آپ کو لگ رہا ہے یہ بینیفیشیل ہوگا پاورٹی اور یہ جو ہنگر ایریڈیکیشن کا کام آپ نے شروع کیا ہے اس میں؟ جی آبویسلی جی, یہ ایسی جو اتھارٹی ہوتی ہے جی, یہ آپ کے کام کے اندر ٹرسٹ وردینس لے کر آتی ہے, لیجٹمیسی لے کر آتی ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ کیونکہ ہم اس کام کو ہمیشہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. وی وانٹ ٹو گو ٹو دا ڈائسپوراز ان دا UK, وی وانٹ ٹو گو ٹو دا ڈائسپوراز ان دا US, اینڈ سچ ایوارڈز آلویز ہیلپ اس ٹو ہیو مور لیجٹمیسی, مور لوگوں کے اوپر یقین آتا ہے کام کے اوپر, کیونکہ پوری ٹیم ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے. اور جو ایسے ایوارڈ جو ہوتے ہیں اس پوری ٹیم کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوتے ہیں, ناٹ فار جسٹ فار دا ٹیم بٹ ایکسٹرنل آڈینس کو, جب ان کو لگتا ہے کہ ایک ادارہ نے کچھ کام کیا, کچھ اکمپلیمنٹ کیا ہے جس کی بیسس پر اس کو ایوارڈ ملے, تو لوگوں کا ٹرسٹ بھی بڑھتا ہے, جس سے ادارے کی کریڈیبلٹی میں بہت فائدہ ہوتا ہے. صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا. لطیف چودھری صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ یہ نوجوان بہت اچھا ایک کام کر رہے ہیں. جیسے اسام الحق جیسے ہمارے سٹارز ہیں جو جن کا انہوں نے نام لیا ہے, تو اس پلیٹ فارم سے مختصر سے وقت میں ایک میں ان کو اپنی ایک تجویز بھی دینا چاہوں گا, کیونکہ یہ ایک پڑھے لکھے بھی ہیں اور ان کے آواز بھی بہت دور تک جاتی ہے, کہ آپ اپنی جو ایفرٹس ہیں یہ شارٹ ٹرم کے لیے تو آپ فوڈ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور بھی بہت سے ایسے جگہ ہیں جیسے ہمارے درگاہیں ہیں, یہ وہ ہیں, وہ لوگ فوڈ ان کو مہیا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اپنی ایفرٹس کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی طرح دیہات کی طرف کنورٹ کریں, آپ خود جائیں, آپ کو ان کی سفرنس کا خود پتہ ہو, تاکہ ایک عام مزدور فیکٹری میں وہ کس طرح کر رہا ہے, ایک کسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کیسے ان کو مہیا کیا جانا چاہیے, کیونکہ ہماری بیک بون
एग्रीकल्चर है वो तो तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है, और शुगर माफिया है और चीज़ें हैं। जैसे अब आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं ये शहरों से निकल के देहात में जाएंगे जब, और वहाँ प्रैक्टिकली काम करेंगे तो उनको एक तो इंस्पायरेशन मिलेगी लोगों को, और एक आपके भी इल्म से में इजाफा होगा, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ पे आप किसान में जाएं, खुद आपको पता चले कि ये टेम्परेचर जब 40 या 45 पे जाता है तो वो किस तरीके से हल चलाना कितना मुश्किल होता है, पानी लगाना कितना मुश्किल होता है, और जब वो किसान अपनी खेत से लेके फसल को शहर तक आता है तो उनको किन किन मराहल से कहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप इसकी आवाज़ बने और उस मजदूर की फैक्ट्रियों पे आवाज़ बने जिनसे काम 15-15 घंटे लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपकी एफर्ट से ये कौम बहुत आगे जाएगी। आप अपनी फेम को, अपनी इल्म को इस मकसद के लिए यूज़ करें। बिल्कुल। इस्लाम, आप क्या मैसेज देंगे? आपके हज़ारों फैंस हैं, आपको देख रहे हैं, और जो इस कार्य खैर में आपके साथ हैं, खुसूसी तौर पर सेलिब्रिटीज़, उनके लिए। देखिए जी, एज अ सेलिब्रिटी तो मैं नहीं सोच रहा, आई बीन जस्ट थिंकिंग लाइक अ पाकिस्तानी। आई एम अ वेरी पैट्रियट गाय और जस्ट ट्राइंग टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। बात यही है, अभी रिलीफ के वर्क में काफ़ी और काम चाहिए। अभी भी बहुत रिलीफ एफर्ट्स चाहिए सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हम भी इसीलिए भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कैरी ऑन रखें। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। जब हम गए थे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, बिजनेस हाउसेज के पास या कॉर्पोरेट सेक्टर के पास, के पहले 2 महीनों में कोविड के दौरान सब लोगों ने अपनी तरफ से बहुत रिलीफ एफर्ट्स किए हैं और लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है और राशन पहुंचाने की कोशिश की है। बट इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस जी। अभी भी हमारे अंदर भूख से काफी लोग जो है मुतासिर हो रहे हैं। लॉकडाउन अभी भी काफी लोगों पे लगा हुआ है, जहाँ की वजह से लोगों ने जो है अपने रोजगार जो है अभी तक दोबारा शुरू नहीं किए। एंड बहुत सी जगह मैं खुद ऑन ग्राउंड भी गया हुआ हूँ रिस्की टीम्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राशन बैग्स की, और वहां पे जाके एहसास होता है आपको, और जब आप ऑन फील्ड होते हो, कि हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि हमें 3 वक्त की रोटी मिल रही है, कि बहुत से घर हैं पाकिस्तान में अभी भी जहाँ उनको 1-1 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। मेरे फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे अभी मैसेज आ रहे हैं। देयर सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको अभी बेरोजगार उनका शुरू नहीं हुआ और अभी बेरोजगार हैं बिल्कुल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस जी टू कीप हेल्पिंग दिस पीपल आउट। अभी भी रिलीफ एफर्ट जो है उनको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इवन दो लॉकडाउन हमारे कंट्री से ऊपर से खुल गया हुआ है, लेकिन अभी बहुत लोग हैं जो मुतासिर हो रहे हैं कोविड की वजह से भी और भूख की वजह से भी। तो जिस वजह से इसी वजह से मैंने स्टार्स अगेंस्ट हंगर भी कैंपेन शुरू की टू मोटिवेट मोर पीपल, मोर पाकिस्तानीज, टू हाईलाइट दिस कॉज जो है दूसरी दुनिया को भी पाकिस्तान में जो सिचुएशन से गुजर रहा है, जिसकी वजह से सारे सुपरस्टार्स हैं जो हैं हमारी हेल्प कर रहे हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस हाउसेज, फॉर आवर कॉर्पोरेट सेक्टर्स, फॉर आवर इंडस्ट्रियलिस्ट कि वो आगे बढ़ चढ़ के आएं एंड ट्राई टू हैव दीज साइन मेमोरेबिलिया जो पहली दफा पाकिस्तान में आए हैं सुपरस्टार से, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो एंड वी कैन हेल्प पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज इन दैट वे एज वेल। ठीक है हुज़ैफा, क्विकली आप क्या मैसेज देंगे? जी देखने वालों को सबसे यही कहूँगा जी, इस वक्त जिस तरह एहसान भाई ने कहा रिलीफ एफर्ट्स चल रही हैं, हम लोग ऑन ग्राउंड हैं, अभी भी ऑपरेशनल हैं, यही देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिन तक चीज़ें नहीं पहुँच सकी, ख़ास तौर पर जो वो तबका जो बेरोज़गार होगा और जिसको इंडस्ट्री में आने में बहुत टाइम लगेगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना सिर्फ रिस्क के लिए, जिस तरह भी आप अपने इलाकों में काम करें उनको सपोर्ट कीजिए, अपनी कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कीजिए, अपने घर के दरवाजे खोलिए, अपने दिलों के दरवाजे खोलिए। इस वक्त और आने वाले 2 से 3 महीने बड़े ज़रूरी हैं कि हम बड़े कंपैशनेट हो, नॉट जस्ट टुवर्ड्स एनी ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट टुवर्ड्स अ ह्यूमन बीइंग, उसकी लाइफ बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है आया साहब, क्विकली। ये हुज़ैफा ने एक डुप्लीकेशन की बड़ी अच्छी बात की थी कि बहुत सी NGOs काम कर रही हैं अपने अपने तौर पे और डुप्लीकेशन हो जाती है कि 10 लोग एक ही काम कर रहे हैं और फिर गवर्नमेंट उस तरह से सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट के पास एक नेशनल लेवल पे डेटा होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही, ताकि गवर्नमेंट भी इनपुट दे सके कि यहाँ तो रिस्क तो बहुत पहुँच गया, अब यहाँ पैसे की ज़रूरत है, यहाँ किसी हुनर की ज़रूरत है। मेरे ख्याल इस पर भी गवर्नमेंट को फौरी तौर पर काम करना चाहिए। ठीक है लतीफ़ चौधरी साहब, क्विकली। मेरी वही बात है इन नौजवानों से कि आप लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश करें। उनके मुंह में रिस्क डालने का मसले का हल नहीं, शॉर्ट टर्म हल ज़रूर है, लेकिन इसको लोगों के हुनर में, तो जैसे आयाज साहब ने कहा कि उनको काम के काबिल बनाएं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी पे जोर दिया था। उन्होंने एक बंदे को उसी के रस्सी से बेच के तो कुल्हाड़ी लेके दी थी कि लकड़ियाँ काट के आओ अपना काम करो। बिल्कुल सर, ये मेरा तो पैगाम। बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।